नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं जबलपुर मनोचिकित्सा क्लिनिक में। मैं एक मनोचिकित्सक हूं और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रैक्टिस करता हूं। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर निरंतर मैं आपको वैज्ञानिक तर्क ला कर देता हूँ। इस चैनल पर हम विभिन्न साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में, उनके कारणों के बारे में, उनके इलाज के बारे में बातें करते हैं और जो बातें होती हैं वह वैज्ञानिक तर्कों पर, साइंटिफिक फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। तो आप लोग से पुनः आग्रह करता हूं कि अगर आज तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें। बहरहाल आज जिस वीडियो टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं यह बहुत खास है। यह वीडियो दरअसल दो बीमारियों के बीच डिफ्रेंशिएट करने का वीडियो है। और ये जो दो बीमारियां हैं, ये जो दो डिसऑर्डर्स हैं, ये काफ़ी मिलते जुलते से हैं। मैं यहाँ तक भी आपसे कह सकता हूँ कि यदि इन दो बीमारियों के बीच के अंतर को अच्छे से किसी ने नहीं पढ़ा है, इवन अगर आपका मनोचिकित्सक या आपका कोई दूसरा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अच्छे से हिस्ट्री आपकी नहीं लेता है, तो कई बार उसकी डायग्नोसिस गलत हो सकती है और एक की जगह दूसरे बीमारी की डायग्नोसिस बन सकती है। अब ये एक और दूसरा क्या है, तो पहली बीमारी जो कि बहुत बार हम इस चैनल पर बात कर चुके हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन से संबंधित लगभग समस्त किस्म के वीडियो, डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन कैसे होता है, डिप्रेशन की पहचान कैसे की जाती है, डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जाता है, ये समस्त किस्म के वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं। आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह प्लेलिस्ट ज़रूर डाल दूंगा। तो एक तो आप समझ गए बीमारी ये है डिप्रेशन। दूसरी बीमारी जो इससे मिलती जुलती है और जिसमें मिस डायग्नोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो है बर्न आउट सिंड्रोम। तो आज हम यह जानेंगे कि ये जो बर्न आउट सिंड्रोम मैंने आपसे कहा ये कैसे डिप्रेशन से मिलती जुलती है और वो कौन से बिंदु हैं जो अगर हम जानते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिप्रेशन में, बर्न आउट सिंड्रोम में। ये दोनों को ही हम पहचान सकते हैं भली भांति। तो चलिए सबसे पहले ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। मैंने जैसा कई बार बताया कि डिप्रेशन अवसाद या उदासी का रोग होता है जिसमें व्यक्ति 2 सप्ताह कम से कम ऐसी अवस्था रहती है जब वह निरंतर उदास रहता है। साथ ही साथ 9 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनमें से 5 साइन एंड सिम्टम फुलफिल करना आवश्यक है डिप्रेशन की डायग्नोसिस के लिए। वो 9 सिम्टम और उनमें से वो कौन से 5 सिम्टम हो सकते हैं ये आपको देखना है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि डिप्रेशन की पहचान कैसे की जाती है। आज के वीडियो में हम लोग बर्नआउट पे बात करते हैं। बर्नआउट जो है यह ऐसी स्थिति है जिसमें 3 प्रमुख आपको साइन या सिम्टम ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो 3 कौन से लक्षण हैं या साइन सिम्टम हैं जो पेशेंट में होगा तो हम कह सकते हैं कि यह बर्नआउट सिंड्रोम का पेशेंट है। उसमें सबसे पहला जो लक्षण है यह होता है इमोशनल एग्जॉशन या भावनात्मक थकावट का। दूसरा जो लक्षण होता है वह है डीपर्सनलाइजेशन का। और तीसरा जो लक्षण होता है वह है इनएफिकेसी का। तो ये जो 3 बिंदुएं हैं, अगर ये 3 बिंदु फुलफिल होते हैं किसी व्यक्ति में तो हम कहते हैं कि यह बर्नआउट सिंड्रोम से पीड़ित है। अब 3 बिंदुओं को थोड़ा सा मामूली डिटेल में जाके बात करते हैं और फिर डिफरेंस समझेंगे कि ये कैसे डिप्रेशन से अलग है। इमोशनल एग्जॉशन या भावनात्मक थकावट, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति निरंतर तरीके से यह महसूस करता है कि वह इमोशनली ड्रेन्ड आउट है। मतलब जो हमारे अंदर भावनाएं आती हैं, भावनाओं की तरह तरह के थपेड़े, तरह तरह के फीलिंग, इमोशन हमारे अंदर आते हैं, लेकिन बर्नआउट सिंड्रोम में वह इमोशनली थका हुआ महसूस करता है। और ये जो तरंग है, अच्छा महसूस करना, कभी थोड़ा उदास हो जाना, फिर एनर्जी का आ जाना, वह एक संभाव सा
एग्जॉस्टेड, थकी हुई अवस्था में होता है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और अगर रिएक्टिविटी होती भी है तो मोस्टली वह इरिटेबल होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वह इमोशनली एग्जॉस्टेड या सैड सा, शांत सा स्वभाव में होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वह हमें दिखेगी कि जब हम हिस्ट्री लेंगे तो व्यक्ति के लाइफ में तनाव या स्ट्रेस निरंतर बना रहता है। ज़्यादातर लोग जो बर्नआउट सिंड्रोम से पीड़ित रहते हैं, हमने देखा है कि वह प्रोफेशनली बहुत परेशान रहते हैं और कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस निरंतर उन पर बना रहता है और वह स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे प्रोफेशनली वह ऑफिस पे गए, वहाँ वो स्ट्रेस में है, जब वो घर आए वो स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा है, वह निरंतर वो स्ट्रेस में बने हुए हैं और इमोशनली एग्जॉस्टेड है। दूसरा डीपर्सनलाइजेशन। अब डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है यह समझाऊंगा मैं अगर आपको, तो डिटेल में यह बहुत लंबा होगा। अगर छोटे तरीके से आपको डीपर्सनलाइजेशन समझना है तो आप ऐसे समझिए कि जैसे क्लास में कोई बच्चा होता है, उसका मन कहीं इधर उधर होता है, टीचर उसे कहता है कहाँ हो तुम। अब वो है क्लास में, पर वो क्लास में नहीं है, कहीं और है, वह अपनी कल्पना में है। कहीं वो हो सकता है विंडो से बाहर देख रहा हो, कहीं वह अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ हो, लेकिन वह उस जगह पर उपलब्ध नहीं है। भले ही फिजिकली है पर वह मानसिक तौर पर उस जगह पर उपलब्ध नहीं है। तो डीपर्सनलाइजेशन को कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि व्यक्ति जिन जगह पर है, जिस जगह पर है, वहाँ पर उसका मन नहीं है, वह अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देख रहा है, कहीं और है। वह स्वयं को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये ज़िंदगी चल रही है, वह ऑफिस में काम कर रहा है, काम हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं, सब चीज़ होता जा रहा है, लेकिन वह स्वयं में अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है। यह जो ज़िंदगी वह जी रहा है वह केवल चल रही है। दरअसल वह उसे जी नहीं रहा है, यह जीवन केवल चलता जा रहा है और वह एक मूक दर्शक बना हुआ है अपनी ज़िंदगी का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वह डीपर्सनलाइजेशन की स्थिति में है। जिंदगी जी तो रहा है लेकिन उसका आनंद वह नहीं उठा पा रहा है। तीसरा प्रमुख जो लक्षण जो बर्नआउट सिंड्रोम में मिलता है वह है इनएफिकेसी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इमोशनली एग्जॉस्टेड होगा, अगर कोई व्यक्ति डीपर्सनलाइजेशन की स्थिति में होगा, तो जो वर्क है, जो उसे एकम्प्लिश करना है, जो टारगेट उसको फुलफिल करने हैं, क्या वो कर पाएगा? क्या वो जो उसको डेडलाइन दिया गया है वह उतने समय में उसे कर पाएगा? तो क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति जहां 8 घंटे का काम है, उस 8 घंटे के काम को वो 12 घंटे में करेगा, हो सकता है 16 घंटे में करे, हो सकता है वो ना कर पाए। तो स्थिति ऐसी आती है कि वह स्ट्रेस जो है इंसान की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो एफिकेसी है, उसे बहुत गिरा देती है। तो ये जो 3 बिंदु हमने देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बर्नआउट सिंड्रोम के कोर साइन एंड सिम्टम है, जिसमें हमने देखा कि इमोशनली एग्जॉस्टेड रहता है, भावनात्मक थकावट रहेगी, डीपर्सनलाइजेशन रहेगा और इनएफिकेसी रहेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर ये जो 3 बिंदु आप बता रहे हैं ये तो डिप्रेशन में भी मिल सकते हैं। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री कि ये डिप्रेशन में मिल सकते हैं और कई बार मिलते हैं हमें। तो फिर भाई ये बर्नआउट सिंड्रोम डिप्रेशन से अलग कैसे है? मैंने शुरू में ही कहा था कि इट इज़ नॉट इजी टू डिफ्रेंशिएट बर्नआउट फ्रॉम डिप्रेशन, और अगर ये इजी होता तो इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं होता मुझे। चूंकि यह कठिन है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल मैं दूंगा जिससे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि बर्नआउट को हम डिप्रेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिप्रेशन का पेशेंट है, ऑब्वियसली उदास है, उसके मन में कोई रिएक्टिविटी नहीं है, अपने में खोया हुआ है, चुपचाप बैठा है, ऊर्जा नहीं है, हतोत्साहित है, किसी किस्म की कोई होप नहीं है, निगेटिव थॉट रिकरेंट बने हुए हैं मन में। ऐसे व्यक्ति को मैं एक ऑफर देता हूं कि मैं आपको गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा हूं। योर स्टार्टअप जर्नी टिल एंड, सब कुछ जो खर्चा होगा वह हम करेंगे। आप जाइए एंड जस्ट गो एंड एंजॉय। व्हाट यू थिंक, व्हाट विल द आंसर? क्या लगता है आपको वह डिप्रेशन का पेशेंट मुझे क्या उत्तर देगा? मैं आपको बताता हूं। अगर वह पेशेंट डिप्रेशन का है तो उसका उत्तर ना होगा, वह
नहीं जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन का पेशेंट इतना फटीग में आ जाता है कि उसके लिए उठ के ब्रश करना भी एक बहुत 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 बड़ा टास्क होता है। अब आप उसे अगर कहीं दूर भेज रहे हैं, चाहे कितना भी एग्जॉटिक प्लेस हो, मैंने गोवा कहा, आप उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, फेवरेट से फेवरेट लिस्ट बता दीजिए, वो डिनाई करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता, वह इच्छा, वह ताकत ही नहीं रहती कि वो वहां जाए। लेकिन अगर बर्न आउट के पेशेंट को मैं कहूं कि ठीक इसी प्रकार का अरेंजमेंट मैं आपके लिए कर रहा हूं, वह बहुत तेजी से तैयार होगा और वह जाएगा और अपनी जिंदगी एंजॉय करेगा। अगर मैं साथ ही साथ उससे यह कह दूं कि जब तुम वापस आओगे तो चिंता मत करो, यहाँ ऑफिस में आने के बाद 4-5-6 दिन का जो काम है वो मैंने किसी और को असाइन कर दिया है, तुम्हारे ऊपर ओवरलोड नहीं होगा, तो वह खुशी से नाच पड़ेगा, झूमने लगेगा और वह भरपूर एंजॉय करेगा अपनी ज़िंदगी को। तो अब आप समझ सकते हैं कि बर्न आउट वाला, जब हम उसे कुछ ऐसी अवस्था में ले जा रहे हैं जो उसके लिए फेवरेबल है, जो एक आम जनमानस को खुशी देती है, तो वह खुश हो रहा है, तो वह परेशान है किससे? अपनी सेटिंग से। सेटिंग हो सकता है घर की सेटिंग से, घर में कंटिन्यूअसली उसको स्ट्रेस हो। ज़्यादातर लोग जो हम बर्न आउट के देखते हैं वो हम ऑफिस सेटिंग में देखते हैं। मतलब हो सकता है जो ऑफिस की वर्क कल्चर है और जो उसका पर्सनालिटी प्रोफाइल है वो बिल्कुल मिसमैच है। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास आजकल बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं और मोस्टली वो टीचर्स आ रहे हैं जो कि थोड़े से वृद्धावस्था की ओर चल पड़े हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं। अब उनका ये कहना होता है कि सर पूरी ज़िंदगी भर हमने कभी भी गैजेट्स का यूज़ नहीं किया, हम मोबाइल भी बड़ी मुश्किल से ये स्मार्टफोन चला पाते हैं और अब हमें यह टारगेट दिया जाता है कि आपको मोबाइल पे क्लासेस लेने हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हैं। तो वह इतने ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि वह अपने आप को इन एफिशिएंट पाते हैं और बड़ी मुश्किल से काम कर पाते हैं, जगह जगह फिरते हैं मदद के लिए, और वही काम जो बड़े आसानी से कर पाते थे अब उनके लिए वह एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। अब वह पहाड़ है उन्हें अपना काम कर पाना। तो निश्चित तौर पर वो फिर बर्न आउट होने लगते हैं, क्योंकि जैसे तैसे कोशिश करते हैं कि यह बदलती दुनिया से वो मैच कर पाएँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स नहीं कर पाते। आज की उम्र में आने के बाद उनकी एज में सीखने की जो ललक है, जो भाव है, वो कम पड़ जाता है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि आज की दुनिया के डिमांड से अपने आप को मैच कर पाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग डिप्रेस से होने लगते हैं और बर्न आउट के पेशेंट बन जाते हैं। आज अगर उनसे ये कह दिया जाए कि आपको पीपीटी नहीं बनाना है, आपको मोबाइल पे क्लास नहीं लेना है, आपको ऑफलाइन क्लास लेना है, तब आप देखिए वो 2 मिनट में बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बर्नआउट और डिप्रेशन में। अब एक बिंदु मैं ज़रूर आपसे कह दूंगा कि ये बर्नआउट सिंड्रोम जो है वह जानना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि फुल बोन डिप्रेशन पैदा होने से पहले बर्नआउट सिंड्रोम पैदा हो जाता है। अब जब भी बर्नआउट आपके जीवन में आप महसूस करें तो यह अत्यंत आवश्यक है कि जो आपका वर्क सेटिंग है या जो फैमिली आपका ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है जिसमें बदलाव की आवश्यकता है। यदि स्वयं में बदलाव की आवश्यकता है तो कोशिश करें कि अपने आप को अपने वर्क कल्चर के अकॉर्डिंगली ढालें, और यदि ये संभव ना हो पाए तो बहुत आवश्यक है कि आप उस जगह से बाहर निकले, उस सेटिंग से बाहर निकले जहां बर्न आउट डेवलप हो रहा है। आप कोशिश करिए ऐसे जगह पर चले जाएं, ऐसे स्कूल का या ऐसे किसी कंपनी का चुनाव करें जहां का जो वर्क कल्चर है वो आपके जो वर्क पैटर्न है उससे कुछ अलाइनमेंट में चले। ऑल्दो मैं जानता हूँ ये कहना मेरे लिए आसान है, लेकिन यह करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप कंटिन्यूअसली बर्न आउट में रहते हैं तो बहुत बहुत बड़ी संभावना है कि यह बर्न आउट बहुत जल्द
मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बर्नआउट सिंड्रोम क्या होता है और यह डिप्रेशन से कैसे अलग होता है, और बर्नआउट सिंड्रोम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के अन्य वीडियो निरंतर मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।